ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा है कि हमने कुछ क्वेश्चंस की बातें की हैं, उनका नेचर आप समझ गए हैं, उसके हिसाब से हम ओ निकालते हैं। ओ क्या होता है, इसकी बातें हमें करनी है। ठीक है, मैं वही बोल के चला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अगर एक और प्रोग्राम वैसा ही है जैसा हमने लास्ट में थोड़े किए हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इस एक के लिए n/2 टाइम्स चलेगा, दूसरे के लिए फिर से n/2, n के लिए n/n/2 हो जाएगा। मतलब ये टोटल कितनी बार चलने वाला प्रोग्राम है, n/n/2, क्योंकि ये डिपेंडेंट लूप्स है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट लूप्स हैं। तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो n/n को हम लिख सकते हैं n²/2। तो इसको, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो एक ही आंसर आएगा, 3 होती तो 3 आ जाता, जो भी है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर ऑफ लिखता हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टेंट्स हट जाते हैं, तो ये आंसर फाइनली क्या बचता है उसका, ऑर्डर ऑफ n², ऐसे। ठीक है, अगर n/m/2 भी होता तो फाइनली जब तुम ओ लिखने जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ n/m आ जाता है ना, कॉन्स्टेंट हट जाते हैं, क्यों वो देखेंगे। ठीक है, ये बात। अब ध्यान से सुनो, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने आपको क्या बताया। ध्यान से सुनना है ये प्रोग्राम। जिसको ये प्रोग्राम आ गया, मैं बोलूँगा उसको सारी एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी आराम से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मेन है। देखो ध्यान से कैसे, अगर मैं बात करता हूँ इसी प्रोग्राम की थोड़ा बढ़ा के, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना है आपको। मान के चलते हैं कि कोई वाइल लूप है ना, और n>1 तक वो चलना है, मतलब जब तक n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से ज़्यादा। और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करते हैं और लास्ट में n की वैल्यू कुछ ऐसे रिड्यूस करते हैं, मान के चलो। ठीक है, ऐसे रिड्यूस करते हैं कहीं पे भी। तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। n की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है वो। तो n की वैल्यू मान लो, मैंने मान ली 16, मान के चल रहे हैं। तो जब 16 वैल्यू आएगी तो 16 के लिए चेक होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। अंदर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स को, n/2 कर देगा, मतलब कि 8 कर देगा। तो ये लूप चल चुका है 16 के लिए एक बार। फिर ये वैल्यू 8 होगा, 8 के लिए कंडीशन टेस्ट होगी, ट्रू होगी, फिर से आएगा, नीचे आके 8 को 4 कर देगा, और एक बार वो 8 के लिए चल चुका है। ऐसे ही फिर वो 4 यहाँ पे देखेगा, वो कंडीशन भी ट्रू होगी, नीचे आएगा तो 4 के लिए भी एक बार चला है, और n को n/2 करेगा तो 2 हो जाएगा, है ना। और फिर ये 2 से मैच होगा, तो क्या 2 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है। तो ये 2 के लिए भी एक बार चलने वाला है, बिल्कुल चलेगा। फिर उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो 1 कर देगा इसको, और 1 ग्रेटर देन 1 यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, फेल, मतलब 1 के लिए ये नहीं चलेगा। तो ये लूप, जैसे पीछे आपने देखा फॉर i = 1 to n, तो ये लूप, पर्टिकुलर लूप, कोई भी लूप n बार चलता था, पर ये कितनी बार चला है, n तो 16 है। अगर n 16 है तो क्या ये 16 बार चला है, 16 बार तो नहीं चला, ये तो 1 2 3 4 बार चला है ना, 4 बार चला है। अगर मान लो n की वैल्यू यहाँ पे मैं 32 मान लेता, तो 32 मानता तो फिर 32 के लिए चलता, 16 के लिए चलता, 8 के लिए, 4 के लिए, 2 के लिए, फिर 5 बार चलता। 64 मान लेता तो 64 32 ऐसे 6 बार चलता। तो क्या समझ आ रहा है तुम्हें कि ये लूप कितनी बार चलता है। ध्यान से सुनो, अगर n की वैल्यू 16 है, n की वैल्यू 16 है, तो n की वैल्यू 16 के लिए लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लूप का कितना है, वो है 4। तो अगर n 16 है तो 16 की रेस्पेक्ट में इस 4 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। देखो एक बात सोचो, अगर मैं एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं, ऐसे लॉगरिथम ऑफ बेस टू n लिखूं यहाँ पे, तो लॉगरिथम n बेस 2, पहले तो इसको पढ़ते कैसे हैं वो देख लीजिए आप, पहले तो इसको पढ़ते कैसे हैं वो देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, log n बेस 2। और बेस 2 क्यों होता है, क्योंकि हम पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी वर्ड बार बार पढ़ते हैं, और बाइनरी बोले तो 2 होता है, तो इसलिए बार बार बेस में 2 लिखते हैं। टर्नरी वर्ड पढ़ते हैं तो बेस में 3 लिखते हैं। मतलब जैसा नेचर होता है ना, बाइनरी नेचर 2 रिप्रेजेंट करता है। जैसे नॉर्मली तुम देखो, अगर इसके 2 पार्ट हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम के, कि 2 भागों में बांट दिया प्रॉब्लम को, तो बेस में 2 आता है। अगर इसी प्रॉब्लम को हम 3 भागों में बांट देते तो बेस में फिर क्या आ जाता, 3 आ जाता। मतलब डिसाइड करने का तरीका होता है कि बेस में क्या रहेगा। तो बेस में 2 रखते हैं हम मैक्सिमम, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोग्राम बाइनरी वे में चलता है, बाइनरी पे फॉलो करता है ना, बाइनरी फॉलो करता है। ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे मैं लॉगरिथम 2 बेस 16 पुट करता हूँ, क्योंकि n की वैल्यू 16 थी, तो तुम क्या पाओगे कि ये, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉगरिथम बेस 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और तुम ये जानते हो लॉगरिथम n की पावर m का फार्मूला क्या होता है,
m आगे गिर जाता है और log n ऐसे रह जाता है, m आगे गिर जाता है। तो 4 को आगे डाल दो, तो 4 आगे डलेगा तो ये क्या बच जाएगा, log 2 बेस 2। और log n बेस n हमेशा 1 होता है ना, log n बेस n हमेशा 1 होता है। तो log 2 बेस 2 1 हो गया, तो इसका आंसर आया 4। तो इससे क्या समझे तुम, इससे तुम ये समझे कि अगर किसी n वैल्यू के लिए कोई बंदा जैसे 16 के लिए 4 बार चल रहा है, तो इसका मतलब वो log n बार चल रहा है, log n बार। कैसे, अगर तुम इसको 32 करते तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, 32 लिखता, तो ये 2 की 5 होता, ये 5 आगे गिरता, ये 5 आंसर आ जाता। तो फिर इसका मतलब ये 32 के लिए 5 बार चल रहा है। तो मीनिंग समझ आया तुम्हें कि n के लिए चलता था ना, अब ये कैसे चल रहा है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूँ, अगर 16 है तो log n की वैल्यू क्या होगी, उसकी 4 होगी, क्योंकि इसको 2 की पावर करके देख लो। अगर 32 है तो log n वैल्यू 5 होगी, 64 है तो log n वैल्यू 6 होगी, 128 है तो log n वैल्यू उसकी 7 होगी। और भाई कई बार ना जैसे 100 भी लिखेंगे ना, तो 100 फिर बढ़ती हुई वैल्यू देखते हैं, 7 को ही अप्रोच करते हैं, तो 100 के लिए भी 7 ही मान लेते हैं। वैसे तो 6 पॉइंट समथिंग आते हैं, पर वो अप्रोक्सीमेट हम उससे ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं तो वही लिख देते हैं ना। जैसे इस क्वेश्चन में अगर तुम लूप को 100 बार चलाते तो तुम्हारा 6 6.5 वही 7 बार ही एग्जीक्यूट होता ना, आधी बार थोड़ा ना एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं 2 की पावर्स की। और नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है तो वो चीज़ आप जानते होंगे। तो क्या मतलब है कि ये प्रोग्राम किसी भी वैल्यू के लिए कितनी बार चलता है, log n टाइम चलता है। तो यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ रही है, ऑर्डर ऑफ log n ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई ये बात। तो अभी तुम ध्यान से सुनो, log n भी आपने देख लिया कि कैसे निकलता है, 16 के लिए 4 बार चले तो log n है, फिर वो पक्का ऐसे हमने देखा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा क्या है, ध्यान से सुन लीजिए कि आपने दो चीज़ें देखी हैं कि कोई भी एल्गोरिथम दो तरह की होती है, या तो ऐसे चले फॉर i इज इक्वल टू 1 to n समथिंग समथिंग ऐसे, या तो इस नेचर का होता है, और या फिर किस नेचर का होता है कि कोई एल्गोरिथम है ना, कोई एल्गोरिथम है, वो कोई कंडीशन एग्जीक्यूट करती है और फिर से अपने n/2 के लिए चलती है। जैसे कि वही हो गया ना कि जैसे पहले a16 चला तो फिर उसके लिए a8 के लिए चलेगा वो, क्योंकि n/2 होता है। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसने खुद को कॉल किया है, अपने आप को बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है। तो कोई फंक्शन अगर अपने अंदर से अपने आप को कॉल करे तो वो नेचर उसका कैसा कहलाता है, रिकर्सिव नेचर कहलाता है। और ऐसे वाला नेचर जिसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसे चलता है, खुद को कॉल नहीं होती, तो वो इटरेटिव कहलाता है, इटरेटिव। तो कोई भी प्रोग्राम या तो इटरेटिव होगा या रिकर्सिव होगा, एक ही चीज़ होगी। अभी पीछे आपने देखे हैं, पर एक प्रोग्राम आपने ऐसा देखा था जिसमें हमने सिंपली ये लिखा था। तो क्या ये इटरेटिव है, क्या ये रिकर्सिव है? ना तो इटरेटिव है ना ये रिकर्सिव है। तो कोई भी प्रोग्राम ना तो इटरेटिव हो ना रिकर्सिव हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? ऑर्डर ऑफ 1, जो कि कांस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? कांस्टेंट। क्योंकि मैंने बोला था अगर यहाँ पे 100 लाइन भी होती तो ऑर्डर ऑफ 100 ना लिख के तुम उसको ऑर्डर ऑफ 1 ही लिखते, 100 नहीं लिखते, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रख लेना, ये पेपर में ट्रू फॉल्स में आता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो ना इटरेटिव है ना रिकर्सिव है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। कांस्टेंट आंसर आएगा, ऑर्डर ऑफ 1 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। तो थोड़ा मैं इनको और आगे बढ़ाता हूँ। log n आप देख चुके हैं। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मली आपको एक बात बोलता हूँ, क्या बात बोलता हूँ कि अब इन ओ को, थीटा को, ये क्या होते हैं ये देखने तो सही है ना। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले एसिम्पटोटिक नोटेशंस। अगर कोई मान ले, सोच ले कि सर काला पेन यूज करो, लाल करो, पीला करो, हरा करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यार तुम्हें बताना है ना रफ वे में, आपको नोट्स अपने बनाने, तुम लिख लो उसको हेडिंग को ब्लैक पेन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो देखते हैं एसिम्पटोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। तो आपको गेट लिखना नहीं है, लिखना भी होता जब भी वो क्वेश्चन आप सोल्व कर देते। तो अपने लेवल पे देखो, है ना। ज़्यादा आपको सारी चीज़ें पढ़नी है तो सिंपल वे में देखने की ट्राई करो। किसी भी चीज़ को ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे तो एक ही सब्जेक्ट कवर नहीं होगा फिर। तो जितनी मैं बताता हूँ छाट छाट के वही बताता हूँ जो पेपर में आनी होती है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ये मत सोचें कि सर इसमें से क्या पढ़े और क्या छोड़ दें, आखिर में ये बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली नोटेशन की बात करते हैं, और सबसे पहली नोटेशन को हम लिखते हैं बिग ओ नोटेशन। ओ बोले तो OH, और OH मतलब ऐसा बड़ा ओ मान लो इसको, बिग ओ नोटेशन। अब देखो इसको लिखने का मतलब मीनिंग क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं वो चीज़ आप देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए मेरी एक बार बात आप, कि होता क्या है।
जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म होगी, मैं बोलूँगा अगर इससे आप पार लग गए ना तो और सारी चीज़ें आसान लगेंगी, तो इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कोई फंक्शन है एफ एन, अगर वो फंक्शन लेस देन इक्वल टू है किसी दूसरे जी एन से, किसी कांस्टेंट सी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए, मतलब उस के से, मतलब मीनिंग क्या है कि ये फंक्शन इस फंक्शन से हमेशा छोटा है या इक्वल है इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद और n की एक वैल्यू फिक्स करने के बाद। देखते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे दो फंक्शन है तुम्हारे पास, एक n स्क्वायर है और एक 2 की n है, ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो ध्यान से सुनो, जैसे n स्क्वायर ले लो और 2 की n ले लो, ऐसे ले लो, तो तुम इसमें क्या पाओगे कि n की वैल्यू पुट करो, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 2, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, लिखा भी सही है, ये छोटा ये बड़ा। अगर इसको एफ एन मान लूँ और इसको मैं क्या मान लूँ, जी एन मान लूँ, कोई जी फंक्शन को एफ फंक्शन है ना, एफ फंक्शन जी फंक्शन एन एलिमेंट्स का ऐसे, तो एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे 2 की 2 4, 2 की 2 4, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है। एन की वैल्यू 3 पुट करो, 3 का 2 9 और 2 का 3 8, यहाँ ये बड़ा हो गया, वो फेल होगी कंडीशन है ना। एन की वैल्यू 4 पुट करो, 2 की 4 की 2 16, 2 की 4 16। एन की वैल्यू 5 पुट करो, 5 पंजे 25, 2 की 5 32। एन की वैल्यू 6 पुट करो, 2 की 6 6 की 6 36, 6 की 2 मतलब 36, 2 की 6 64। 7 पुट करो, 7 7 49 और 128। क्या पाएंगे आप कि इस वैल्यू के बाद ये है यहाँ पे ये रहा, ये 16, उसको काट दो, ये 16। इसके बाद अगर हम नीचे की साइड जाते हैं तो हमेशा हम क्या पाते हैं कि ये वाला फंक्शन हमेशा बड़ा ही बड़ा होगा। इन पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ के लिए हम थोड़े डाउटफुल है ना, पर ये है तो कांस्टेंट सी वैल्यूज़, ये बड़ा नंबर तो है ही नहीं, 2 से 3 वैल्यू हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसको इसमें रिप्लेस कैसे करेंगे। ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देखिए कि अगर मैं एक चार्ट बनाता हूँ ऐसे करके एक चार्ट अगर मैं बनाता हूँ तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि ऐसे ये फंक्शन चलता है, ऐसे ये दूसरा फंक्शन चलता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये पॉइंट ठीक है, इसको बेशक थोड़ा ऐसे कर लो, ऊपर नीचे कर लो है ना, तो ये जो नीचे वाला है ये एफ एन रह जाता है और वो जी एन हो जाता है, और वो जी एन किसके साथ, किसी सी के साथ। और ये वैल्यू जिस वैल्यू के बाद वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ये हमेशा छोटा ही रहेगा, वो वैल्यू आपकी के वैल्यू है, और वो के वैल्यू ये है थ्रेशोल्ड है ना। जैसे कि यहाँ पे के वैल्यू 4 है, 4 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, के मतलब 4 है, मतलब 4 जब पुट करोगे 4 से बड़ा कुछ भी हो हमेशा ये छोटा ही होगा, वो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो तुम ये लेके चलोगे कि अगर अपर लिमिट वो अपर लिमिट है, वो बोलेगा 1 लाख है तो काम चल जाए, वो बोलेगा 1,20 ले ले, ऐसा ना हो फाइनल टाइम पे धंधा बंद हो जाए। ठीक है, तो अपर लिमिट्स की बात करता है, बिग ओ नोटेशन किसकी बात करता है, अपर लिमिट्स की या वर्स केस की है ना। जैसे आप डेली स्कूल जाते हैं 30 मिनट लगती है मैक्सिमम, पर पेपर वाले दिन आपके पापा ये भी बोल सकते हैं बेटा 1 घंटे पहले चला जाए, पता नहीं चलता, मतलब कि वो एक मैक्सिमम लिमिट की बात करता है, वर्स टू वर्स केस की। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कोई भी गिवन 2 फंक्शंस में हमें पता करना है कौन छोटा कौन बड़ा कब के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल या थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद होगा, किसी कांस्टेंट के लिए किसी कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे सी और के 2 कांस्टेंट हैं जो हम पुट करते हैं, इसलिए वो कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं। समझने की कोशिश करना है, इसको देखते हैं कैसे। देखो इसका एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा तो मे बी आपको समझ आ जाए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखो अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन की बात की एन स्क्वायर 2 की एन, मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ एफ एन इज इक्वल टू 10n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, एक नॉर्मल प्रोग्राम लेते हैं। मैं बोलता हूँ इसकी अपर लिमिट बताओ, इसका वर्स केस बताओ, ठीक है, इसका gn बताओ। देखो कैसे, तो तुम क्या बोलोगे कि सर हमें एक इक्वेशन बनानी है 10n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू सम फंक्शन फॉर c एंड k। तो वो फंक्शन बनाना है, ध्यान से सुनो।
तो अगर हम ये बात करते हैं 10n² प्लस n प्लस 1, तो भाई अगर मैं इधर मात्र n² लिखूँ, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 10n² लेस देन इक्वल टू n², तो ये तो गलत बात होगी, ये कभी बड़ा होगा ही नहीं ये वाला, ये हमेशा यही बड़ा होगा, तो गलत हो जाएगा। तो कम से कम किसी भी फंक्शन का अगर तुम्हें gn और c और k निकालना है, तो इसमें अपर कोफिशिएंट देख लो, अपर है n की स्क्वायर, तो n² पुट करना है पक्का, क्योंकि जब तुम 10n² प्लस n प्लस 1 लिखते हो, तो मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने क्या लिखा था, ओनली n² ले लिया था, तो यहाँ पे तो तुम्हें n² पुट करना है हर हाल में, बड़ी टर्म पुट करनी है। n की क्यूब प्लस n² होता तो फिर n³ आता, तो n²। और क्या पुट करें, कम से कम यहाँ पे क्या कांस्टेंट पुट करें ताकि ये वैल्यू छोटी हो जाए लेफ्ट वाली, तो कम से कम यहाँ 11 पुट करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसके कोफिशिएंट जो है ये वाला, ये 10 है, तो 10 है तो वो कम से कम 11 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम कर सकते हैं। तो अब देखो पुट करके, जैसे 10n² प्लस n प्लस 1 और इधर लिख दो 11n², तो n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 करोगे तो 10 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जमा 10 जमा n की वैल्यू 1 हो जाएगा और 1, तो 10 जमा 1 जमा 1, तो 10 जमा 1 11 जमा 1 12 हो गया, और ये क्या हो गया 11। तो क्योंकि n² तो 1 ही होता है, तो भाई यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम बोलोगे सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो गलत बात होगी, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो फिर n2 पुट करके देख लो, तो 2 करोगे तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर जमा 2 जमा 1, 2 का स्क्वायर 4, 10 दूनी 10 चौक 40, 40 जमा 2 जमा 1 मतलब 43, और इसमें पुट करो तो 11 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 11 चौक 44, तो ये बड़ा है, हो सकता है बड़ा। आगे देखते हैं, n की 3 के लिए देख लेते हैं, तो 10 इंटू 3 का स्क्वायर जमा 3 जमा 1, 3 90 90, ठीक है, 3 1, तो ये हो गया 94, और ये हो जाएगा 11 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, 11 नीम 99, तो ये बड़ा है। तो अब ये बड़ा ही रहेगा, तो किस वैल्यू के बाद हमेशा ये बड़ा है, इस वैल्यू के बाद। तो यहाँ पे जो k आता था, तो वो k यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन क्या था, fn इज इक्वल टू 10n² प्लस n प्लस 1, पूछा क्या गया था पेपर में, व्हाट इज gn, व्हाट इज c, व्हाट इज k। आपने क्या निकाला, gn इज इक्वल टू, क्योंकि हम इसको देखो कैसे लिखते हैं, अभी जो पीछे लिखा था, gn इज इक्वल टू n² आ गया, c इज इक्वल टू 11 आ गया, और k इज इक्वल टू 2 आ गया। आप पाएंगे आराम से कैसे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो पीछे हमने लिखा था fn लेस देन इक्वल टू c इंटू gn, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k जो लिखा था, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं fn इज ऑर्डर ऑफ gn ऐसे, या फिर fn इज ऑर्डर ऑफ gn, किसी भी वे में लिख सकते हैं, या तो ऑर्डर ऑफ gn या ऑफ gn, एक ही बात है वो, है ना, उसको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में अगर ये चीज़ें निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते भी हैं, तो अपर लिमिट बताता है एक तरीके से ये कभी भी। तो n² बड़ा या n, जैसे पीछे हमने देखा n² बड़ा, जैसे पीछे हमने देखा n² लेस देन 2 की n देखा, है ना, तो 2 की n में हमने क्या पाया था कि ये कांस्टेंट तो 1 था, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा था, पर n यहाँ पे जरूर 4 था, 4 था, पीछे आपने देख लिया 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा, तो वहाँ पे c 1 था, n 4 था, और gn 2 की n, वो तो गिवन ही थे क्योंकि वे अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है। अच्छा, एक होमवर्क मैं देता हूँ, fn इज इक्वल टू 5n² प्लस n प्लस 1, आपको gn c और k फाइंड आउट करना है। एक और मैं देता हूँ, fn इज इक्वल टू 6n प्लस 1, आपको gn c और k फाइंड आउट करना है, और मेरे को आंसर करके भेज देना है, देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है, ये चीज़। तो एक बात ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस बात को, ये वर्स्ट केस की और अपर लिमिट की तो बात कर ही रहा है, अभी देखो थोड़ा ध्यान से देखो इसको। अगर मैं एक चीज़ लिखता हूँ नॉर्मली, एक बात लिखता हूँ, जैसे किसी भी क्वेश्चन में, देखो मैंने आपको एक बात बोल दी भाई, ये तो अपना सुन लो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक बात बोल दी कि मैं बोलूँ n की क्यूब जमा n² प्लस 1, इसका ऑर्डर बताओ, तो तुम इसको इजीली क्या लिख दोगे, लेस देन इक्वल टू, ये इसका कांस्टेंट 1 है तो तुम इसको 2 कर दोगे, और इनटू में यहाँ पे क्या कर दोगे n³, क्योंकि बड़ी टर्म लेनी है, और फिर k भी निकाल सकते हो। तो कुल मिला के अगर मैं ये चीज़ें छोड़ भी दूँ तो मैं इसका ऑर्डर क्या लिख सकता हूँ, n³ बड़ी टर्म। अगर एक पेपर में आ जाए n³ बटे n² जमा 1, इसका ऑर्डर ऑफ बताइए,
तो तुम ये मत करना काट देना ना, इसका मतलब है कि दो बराबर, ये डिवीजन का साइन होता है ना, कि दो बंदों ने बराबर बराबर में काम किया, एक ने एन क्यूब दिया, एक ने एन स्क्वायर, तो मैक्सिमम एन क्यूब है, तो इसका आंसर ऑर्डर ऑफ एन की क्यूब आएगा। काट मत देना इसको कभी भी, है ना, बड़ी टर्म आएगी हमेशा, हमेशा बड़ी टर्म आएगी, ये भूलना मत कभी भी, है ना। जैसे 10n स्क्वायर जमा n/2 जमा 1 है, इसका भी ऑर्डर बताएंगे तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही आएगा, बड़ी टर्म आएगी हमेशा, बड़ी टर्म, ठीक है, हमेशा ऑर्डर में बड़ी टर्म आएगी, कभी भी तुम्हें भूलना नहीं है। कभी भी ऑर्डर ऑफ निकालने के लिए पूछेंगे तो आपको इसका आंसर यही देना है। अब एक छोटी सी बात और सुनो यहाँ से ध्यान से, क्या चीज़ है वो, ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखता हूँ 10n की क्यूब जमा n स्क्वायर जमा 1, तो आप इसको इजीली लिख देते हो क्या, n की क्यूब ऐसे लिख देते हो। कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये छोटा n की क्यूब से, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं। कर्व वो आपका इसका वो भी बना सकते हैं, कर्व भी, ठीक है, ये चीज़। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इससे छोटा है तो क्या ये इससे छोटा नहीं होगा n की 4 से? ये अगर n की क्यूब से छोटा तो n की 4 से भी छोटा होगा, n की 5 से भी छोटा होगा, n की 6 से भी छोटा होगा, और तो और एंड सो ऑन n की n से भी छोटा होगा ये। तो मीनिंग अब ध्यान से सुनो, जो क्लोजेस्ट होती है, जैसे आपको पेपर में आया तो क्या आंसर देंगे, ये आंसर देंगे फाइनल, तो ये होता है क्लोजेस्ट, बिल्कुल ठीक है, या टाइट टेस्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइट टेस्ट अपर बाउंड, टाइट टेस्ट अपर बाउंड, और ये भी अपर बाउंड है, पर इनको बोलते हैं नॉन टाइट टेस्ट अपर बाउंड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फाइनल, अगर ये पूछा जाए तो ये होना चाहिए, टाइट टेस्ट आंसर देना है वर्स्ट केस में हमेशा, ठीक है। 1,20,000 वर्स्ट केस है तो 1,30,000 मत लेके चलो, 10 को ऐसे ही पेल देंगे, कुछ कर देंगे उसके साथ गड़बड़, है ना, पैसा खराब कर देंगे, तो मत करो इतना भी। तो नॉन टाइट टेस्ट पे नहीं जाना है कभी भी, टाइट टेस्ट पे जाना है। पर क्वेश्चन वैसा पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको कैसे लिखते हैं टाइट टेस्ट को, इसको हम लिखते हैं बिग ओ के साथ, बिग ओ, बड़ा ओ, और नॉन टाइट टेस्ट को लिखते हैं स्मॉल ओ के साथ, स्मॉल ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये। तो नॉन टाइट टेस्ट हमेशा स्मॉल ओ के साथ लिखी जाती हैं और वो उसके साथ लिखी जाती है। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन पूछ लें और नीचे 4 ऑप्शन दे दें, A B C और D। एक पेपर में दे दिया ऑर्डर ऑफ n की क्यूब बड़ा, ये दे दिया छोटा ओ n की 4, ये दे दिया छोटा ओ n की 5, और ये दे दिया उसने छोटा ओ n की क्यूब, मान लो ऐसा दे दिया। तो बोलेगा इसमें से 4 ऑप्शंस में से फॉल्स क्या है, गलत क्या है। तो तुम देखोगे n स्क्वायर ये, तो भाई टाइट टेस्ट तो n क्यूब होना चाहिए, बड़ा ओ से लिखा है, सही है। फिर तुम देखो ये छोटा है वो है, क्योंकि बड़ा हो छोटा हो समझ आ जाएगा, ये छोटा है तो नॉन टाइट टेस्ट है, इससे तो बड़ा ही है, तो ये भी सही है बात, तो ये भी नॉन टाइट टेस्ट है तो बात तो ये भी सही है। और देखा जाए तो ये जो बात की है ना, इसके साथ छोटा हो यूज़ नहीं कर सकते, बड़ा हो ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो भाई बड़ा हो ही यूज़ करना पड़ेगा, छोटा हो यू नहीं यूज़ कर सकते, तो ये कट जाएगा। और तो और यहाँ n की स्क्वायर भी होता तो वो भी कटता, क्योंकि n स्क्वायर का तो काम ही नहीं है इसमें, n की क्यूब से ऊपर ऊपर काम है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बड़ा ओ कब यूज करते हैं और छोटा ओ कब यूज करते हैं, ये 2 चीज़ें हमने सीखी हैं। तो बात करते हैं दूसरी आगे, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 बातें की हैं, बिग ओ स्मॉल ओ, टाइट टेस्ट नॉन टाइट टेस्ट, हैं दोनों अपर बाउंड, है दोनों वर्स्ट केस। किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस हमेशा ऑर्डर के साथ लिखा जाएगा, डिनोट किया जाएगा, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हमेशा ओ के साथ करेंगे। बात करते हैं टाइप 2 की। वैसे देखा जाए तो 3 टाइप बोलनी चाहिए, क्योंकि बिग ओ स्मॉल ओ अपने आप में 2 अलग अलग टाइप हो गई, पर फिर भी हम 1 2 3 कर लेते हैं, उनके पार्ट कर लेते हैं। देखो दूसरा होता है बिग ओमेगा, और बिग ओमेगा की हम बात करते हैं, बिग ओमेगा, और बिग ओमेगा दिखता कैसा है, वो ऐसा दिखता है, ओमेगा ऐसा दिखता है, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या है। जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन की बात की थी, तो तुम्हें ध्यान से सुन लेना है कि हमने अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसी बातें करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन पीछे वाला ही लेके चलते हैं, मान के चलो अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ या 10n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पहली बात तो ये लिख लेते हैं कि fn में और gn में ऐसा रिलेशन होगा, c इंटू gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। मतलब सिंबल, मतलब साइन चेंज हो गया, वो लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इसी की अगर सारी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर n स्क्वायर लिखते हैं
क्या लिखते हैं, अगर एन स्क्वायर लिखते हैं इसमें, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या सी पुट करें कम से कम, तो जीरो तो कर नहीं सकते ना, तो एन स्क्वायर ही हट जाएगा, तो इसको कम से कम 1 ही कर लेते हैं, क्योंकि छोटे से छोटी टर्म वही होती है, तो 1 ही करना है हमेशा इसमें, तो है ना। तो अब जब तुम देखोगे इसमें पुट करोगे, तो अगर एक साइड तुमने 10n² लिखा है जमा n जमा 1, और दूसरी साइड n² लिखा है, तो n की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 10 जमा 1 जमा 1 तो 12 हो गया, और ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया वो 1 का स्क्वायर मतलब 1, एंड 2 पुट करोगे तो ये 43 आ जाएगा जैसे पीछे आया था, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो क्या कभी भी ये फंक्शन ये तो हमेशा छोटा ही रहेगा, हमें पता ही चल गया है ना, तो हमेशा यही बड़ा रहने वाला है, यही बड़ा रहेगा। अब जैसे उसी में ये देख लेते हैं पहले, जैसे ये हो गया ना, आपको पता चल रहा है ये बड़ा है, तो किस वैल्यू से बड़ा है, यहीं से बड़ा है, तो 4 होल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही हो गया कि 1 से ही बड़ा है। अगर तुम रिलेशन देखते किस में, n² और 2 की n में, तो जब या तो इसको ऐसे लिख दो कि ये छोटा ही है, आपको पता है, या इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे करके, तो ये भी रिलेशन ट्रू है तो दोनों ट्रू। तो जब ओमेगा की बात करेंगे, मतलब ऑर्डर की बात करेंगे, तो ये छोटा ये बड़ा है, तो एफ ये हो जाएगा, जी ये हो जाएगा। पर जब ओमेगा की बात करेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो एफ ये हो जाएगा, जी उल्टे हो जाते हैं, हट जाते हैं एक दूसरे से, है ना, ये चीज़ तो उसमें तो पता चल जाता है, पर यहाँ पे हम जी भी फाइंड आउट कर रहे हैं इसके बेसिस पे, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे बस हमने क्या देखा कि ये ट्रू है, तो इसमें भी हम एक ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं, एक ऐसी कर्व इसमें हम बना सकते हैं जिसमें क्या होगा हमेशा, ठीक है, जैसे हमें पीछे बात की थी कि मान लीजिए थोड़ी देर तक ये यूँ चलता है, थोड़ी देर तक ये मान लीजिए ऐसे चलता है, तो एक वैल्यू के बाद अगर ये एफ एन है तो इसका मतलब क्या है कि c इंटू जी एन नीचे होगा, है ना, c इंटू जी एन छोटा है, क्योंकि एफ एन यहाँ पे बड़ा और इक्वल है इससे हमेशा। तो इसका मतलब तुम क्या समझ गए कि ये किसकी बात करेगा, लोअर बाउंड की अपर बाउंड की, तो लोअर बाउंड की बात करेगा, है ना, नीचे फंक्शन गया है कि कम से कम कितना समय लगता है। वर्स्ट केस की बात करेगा, बेस्ट केस की बात करेगा, लोअर बाउंड की बात करेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसका इक्वेशन ऐसा दिखता है, तो ये भी हम कर सकते हैं, तो बेस्ट केस के लिए इस पे जाएं, वर्स्ट केस के लिए उस पे जाएं। और दूसरी बात अगर मैं इसमें बता दूं आपको कि क्या देखना है, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 10n⁴ जमा n जमा 1, अगर ये बड़ा दिखाना है तो क्या ये n⁴ से बड़ा है, बिल्कुल है, अगर इसको 1 कर देते हैं बिल्कुल बड़ा है। अच्छा ये इससे बड़ा है तो क्या इससे भी बड़ा है, बस इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है, क्या इससे भी बड़ा है, बिल्कुल, क्या इससे भी बड़ा है, हाँ बिल्कुल इससे ही बड़ा है, क्या इसको ऐसे लिखते हैं log n, क्या इससे भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है यार, जब उनसे बड़ा है तो क्या 1 से भी बड़ा, उससे तो है ही, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमें दिख रही है टाइट टेस्ट जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है। अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना जी, आपने उसमें भी बता दिया इसमें भी, तो किस में कहाँ क्या यूज करना है, तो बातें करेंगे कभी क्लियर, अभी तो इसको समझ के इसको पकड़ लो ना तुम, उस पर भी जाएंगे। और ये क्या हो गई एक तरीके से नॉन टाइट टेस्ट, कौन सी बाउंड, लोअर बाउंड, कौन सी बाउंड, लोअर बाउंड, तो नॉन टाइट टेस्ट लोअर बाउंड, टाइट टेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसको किससे लिखेंगे, टाइट टेस्ट को बिग ओमेगा मतलब इस साइन से, और इनको किससे लिखेंगे, स्मॉल ओमेगा मतलब डब्लू साइन से, स्मॉल ओमेगा, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल ओमेगा, ठीक है, और ये बिग ओमेगा। जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वो बोलता क्या बोलता, इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि ये आपका ओमेगा ऑफ n⁴ है, बिल्कुल है, W ऑफ n⁴ है, ऐसे लिखता, या W ऑफ n है, या W ऑफ n⁵ है। तो आप कैसे पहचानते कि ओमेगा n⁴ होना चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्ट है, इक्वल की बात कर रहा है, ओमेगा ये छोटा ही होना चाहिए था उससे, है ना, ये सही है, n तो उससे और छोटा है, सही है, पर ये उससे बड़ा हो गया, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। तो ऐसे से कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ टेस्ट में भी करेंगे, कुछ वीडियो में सोल्व भी करेंगे, तो बातें करेंगे। पर इससे आप ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे बिग ओमेगा और स्मॉल ओमेगा समझा है, टाइट टेस्ट क्या और नॉन टाइट टेस्ट क्या, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, करते हैं बात, ठीक है, एक और बात करते हैं थर्ड टाइप की, उसको हम लिखते हैं बिग थीटा नोटेशन। और बिग थीटा की बात करें तो थीटा ही होता है। और थीटा कैसे आता है, देखो इसका ग्राफ ही समझ लेते हैं डायरेक्ट। ग्राफ कैसे, जैसे बोलते हैं अगर ये एक कर्व है, ठीक है, ये एक कर्व है और ये एक कर्व है ऐसे, तो ये एफ एन है, तो कभी कभी तो जी एन इससे बड़ा होता है, कभी कभी जी एन इससे छोटा होता है, ये किसी C1 कांस्टेंट के लिए, ये किसी C2 कांस्टेंट के लिए, ऐसे अगर हम लिखते हैं, ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C2GN छोटा या इक्वल है FN से, और FN छोटा और इक्वल है C2 इंटू GN से। ये रिलेशन आ सकता है। देखो ध्यान से सुनो, जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया 10n² प्लस n प्लस 1, तो क्या ये रिलेशन इस पे ट्रू है? ये भी हमने किया कि n² इससे छोटा है, और हमने फिर ये भी किया कि n² से भी छोटा है। ये सारी बातें की है ना, लेस देन इक्वल टू भी चेक किया और ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक किया है। तो मतलब मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो। अगर कोई फंक्शन, जैसे हम दोनों चीज़ें उसमें लिख दें कि अगर एक फंक्शन है FN इज ऑर्डर ऑफ GN है, ऐसे लिखा है ऑर्डर ऑफ GN, और उसी क्वेश्चन में लिख दिया उसने FN इज, ठीक है, FN इज ओमेगा ऑफ GN, तो बोलेगा कि यहाँ तो वो बोल रहा है, देखो इसका तो क्या मतलब होता है FN लेस देन इक्वल टू GN, और इसका क्या मतलब होता है FN ग्रेटर देन इक्वल टू GN। तो बोलेगा कि यहाँ तो बोल रहा है छोटा, यहाँ बोल रहा है बड़ा, और दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हैं किसी फंक्शन के लिए। तो तुम समझ जाओगे कि अगर एक n² है तो मतलब इधर भी n² है और इधर भी n² है, मतलब वो फंक्शन सेम है फिर FN GN, मतलब FN और GN दोनों के दोनों क्या हैं, FN और GN सेम है। मतलब कि अगर ये n² है तो इसका मतलब वो भी n² है, तो ये इक्वल को दिखाता है। इक्वल समझ गए ना तुम? ये कंडीशन क्यों ट्रू है कि ये इससे छोटा और ये इससे छोटा, सेम वैल्यू कब होगा, जब तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी मौजूद है। तो ये किसकी बात करता है हमेशा, इक्वल साइन की या फिर एग्जैक्ट एनालिसिस की। ठीक है, जैसे तुम्हारी मम्मी 10 रुपये देगी, बेटा वो लेके आ 10 का ही आएगा। ठीक है, बूंदी का पैकेट लेके आ 10 रुपये लिखा मिलेगा, 10 का ही आएगा, तो 10 का ही आएगा, फिर वो एग्जैक्ट है। तो इसमें एक एग्जैक्ट की बात भी हम करते हैं, तो ये हमेशा क्या शो करता है, थीटा हमेशा एग्जैक्ट शो करता है। जैसा कि हमने इसमें देखा है कि ये दोनों एक साथ अगर ट्रू हैं कि FN GN से छोटा और FN GN से बड़ा भी है, तो FN अगर GN से छोटा है और FN GN से बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू कभी भी नहीं हो सकती। और एक बात और ध्यान देख लेना, जैसे हमने यहाँ पे बात की है, नंबर 1 अपर बाउंड की कौन बात करता है या वर्स्ट केस की कौन बात करता है, बिग O। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 हमने क्या बोला, लोअर बाउंड या बेस्ट केस की कौन बात करता है, ओमेगा। और नंबर 3 में बोलूँ कि अगर किसी केस में बेस्ट केस इज इक्वल टू वर्स्ट केस होता है, तो हम वहाँ पे फिर क्या नोटेशन यूज करते हैं, थीटा। मतलब कि बेस्ट केस अगर वर्स्ट केस के इक्वल है किसी भी एल्गोरिथम में, तो थीटा के लिए जाना है। अदरवाइज वर्स्ट केस O से दिखाना है। क्या बोला मैंने, वर्स्ट केस O से दिखाना है, बेस्ट केस ओमेगा से दिखाना है, और एवरेज केस हमेशा वो भी ऑर्डर से दिखाना है। वर्स्ट केस एवरेज केस ऑर्डर से, बेस्ट केस ओमेगा से। हाँ, जब जब बेस्ट केस वर्स्ट केस के इक्वल होगा, तो बेस्ट केस अगर वर्स्ट केस के इक्वल है मेरे भाई, तो इसका मतलब वो एवरेज केस भी वही है ना, बेस्ट वर्स्ट सेम है। आज भी 2 मिनट, कल भी 2 मिनट, 5 दिन 2 मिनट, तो 2 जमा 2 जमा 2 करके 5 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा। तो बेस्ट केस वर्स्ट केस के जब इक्वल होता है, तो एवरेज केस तो फिर वही है, क्योंकि बेस्ट 2 है, वर्स्ट 2 है, तो एवरेज भी तो 2 ही आएगा, है ना। तो जब ये कंडीशन होती है तो हम ओनली तभी थीटा नोटेशन यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मर्ज सॉर्ट में जैसे हम करते हैं, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में n log n n log n n log n आता है ना, तो थीटा यूज कर सकते हैं तीनों के साथ। क्या समझे? वर्स्ट केस